ये देखिए कितना खतरनाक है कि वो माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी में आ रहा है। अभी एक एग्जैक्ट मुझे वो आर्टिकल नहीं याद आ रहा है। उस आर्टिकल में था कि आने वाले समय में इन फ्यूचर प्लास्टिक हमारे डीएनए में हो जाएगा। देखिए पर्यावरण को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले जो आम नागरिक है जी, आम लोगों को ही उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने बताया ना आपको कि इस पृथ्वी को अपनी माँ माननी पड़ेगी जी। तो वर्तमान समय में भारत के अंदर एक व्यक्ति पे 7 से 9 पेड़ की आवश्यकता है जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आगामी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। पर्यावरण को, उसके संरक्षण को लेकर तमाम गतिविधि आयोजित होती रहती है और आगामी 5 जून को उसको लेकर कई सारी ऐसी सभाएं, कई सारी ऐसी खास वार्ताएं होती रहेंगी। पर्यावरण संरक्षण पर ही खास बातचीत के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अनुराग जी को, जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के कार्यकर्ता हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। अनुराग जी, जैसे आपने कहा कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के कार्यकर्ता हैं आप, एक बार इस पे चाहूंगी कि एक प्रकाश आप डालें संक्षेप में कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है। देखिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो है एक कोई एनजीओ नहीं है, कोई एक ऐसी कोई बड़ी संस्था नहीं है। ये एक प्रकार का मंच है जो पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण को संरक्षित करने के क्षेत्र में लोग, अन्य प्रकार के जो संगठन है वो कार्य कर रहे हैं, उनको एक विस्तार मंच देने का और उनके विचारों को या पर्यावरण से संबंधित जो चर्चाएं हैं, पर्यावरण को कैसे व्यवस्थित किया जाए, पर्यावरण में जो भी कमी चल रही है, जो क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, जो भी पोल्यूशन है, इस प्रकार के मतलब एक उसको संरक्षित करने के लिए एक विचार है, एक मंच है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर अपने विचारों को वहाँ पर साझा करते हैं और साझा करने के बाद में एक नया विचार लेकर देश भर में उस पर कार्य करते हैं जी। जैसा कि आपने कहा कि खास वार्ता होती है, लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, ये तो एक हो गई कागजी बात या मंच पर खड़े होकर के बात करना। आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर कितना इन चीजों को उतारा जाता है? देखिए जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि हर वर्ष अपना एक एक थीम लेके चलती है। अभी पिछली बार का जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का थीम था पेड़ पानी प्लास्टिक जी, यानी पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक हटाएंगे अपने दैनिक जीवन से, कि जितना हम प्लास्टिक को एकाएक हम अपने जीवन से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जी, उनका हम धीरे धीरे उपयोग करना कम कर सकते हैं, तो जिससे पर्यावरण में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इस पर काम हो रहा था। बाकी पेड़ आयाम है कि पेड़ों को संरक्षित करके और नए पौधे को लगाना जी, इस प्रकार के अन्य गतिविधियां जो पर्यावरण के लिए हितकारी हैं उस पर कार्य किया जाता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि नए पौधे लगाना, वैसे अभी पर्यावरण दिवस पर हम देखेंगे लोग बहुत सारे पौधे रोपित करते हैं, तो कितनी सुरक्षा हो पाती है उन पौधों की? क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं कितना भी रोकथाम हो ले, पर फिर भी कुछ 1-2 जानवर सड़क पे जैसे गायें हैं, बकरी हैं, दिख जाती हैं, वो उनको खा भी सकती हैं, तो उनको लगा तो दिया, पर बचाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए हम लोग अपना जो एक थीम दिए हैं, रोपण करें रक्षण करें जी, ये हमारा टैगलाइन है। जब वृक्षारोपण वगैरह होती है तो हम प्रयास करते हैं कि पौधों को उसी जगह लगाया जाए और लोगों से आग्रह भी करते हैं, लोगों में यही जागरूकता लाते हैं कि अगर हम पौधे लगा रहे हैं तो ऐसी जगह लगाएं जहां उसका संरक्षण हो पाए। अगर हम 10-5 पौधे एक साथ लगा रहे हैं तो उस पर एक उसका पालक तय करते हैं कि उन 10 पौधों का वो जिम्मेदारी लेगा और उसकी वो देखभाल करता रहेगा। साथ ही जो सड़क के किनारे लगते हैं तो पौधे लगते हैं, सड़क के किनारे जो पौधे लगते हैं उसमें हम देखते होंगे कि ट्री गार्ड जो है लगा हुआ है, ट्री गार्ड भी है। अगर आप के ध्यान में होगा, कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा कि पौधा बहुत बड़ा हो गया है और ट्री गार्ड उसी में फंस गया है, उसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि कहता है कि जो इको फ्रेंडली है ट्री गार्ड, जैसे हम बांस के लकड़ी के ट्री गार्ड बना के लगाएं कि जब एक समय में जब वो पौधा मैच्योर हो जाए तो हो सकता है कि उस बांस की आयु खत्म हो गई हो, वो सड़ गया हो, निकल गया हो, तो जो वो लोहे का एंगल जो उसको सताए हुए रहता है, जो एकदम पूरा निचोड़ के रख देता है, फिर बाद में वो कैंसर का कारण बनता है और पौधा मर जाता है, वो चीजें नहीं हो पाएंगी जी। अच्छा, पौधों में भी कैंसर होते हैं? ये पौधों में भी, जैसे कि आप देखी होंगी कि कई सारे पौधों में जो गठीले टाइप के हो जाते हैं, वहां से वो, और कई सारे कीड़े होते हैं जो पौधे खुद अपने पानी लेते हैं, फिर वहां से सड़न पैदा होता है, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि पौधा देखने में पौधा हरा भरा लगता है लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाता है, सड़ने लगता है जी। अनुराग जी, पर्यावरण संरक्षण का ही क्षेत्र क्यों चुना आपने?
देखिए, समाज में कई सारे कार्य होते हैं और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति को मनुष्य का जन्म मिला है तो उस ईश्वर भी उससे कुछ ना कुछ अपने कार्य करवाना चाहता है जी। तो इस फील्ड में चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो शुरुआत से ही, बचपन से ही खेती और मिट्टी और पेड़ पौधों के प्रति ज्यादा लगाव रहा जी। और फिर मन में आता रहता है। हमारे गांव में भी हमारे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो पौधों को देखते हैं, अगर वो पेड़ कट जाता है तो हम लोगों को भी कष्ट होता है। हम लोग चर्चा भी करते हैं कि यार थोड़ा सा कितना पैसा मिल गया होगा, 10,000 20,000 मिल गया होगा, लेकिन उस पेड़ को काट दिए। तो एक समय में जो कल्पना करते थे कि फिर लगता था कि अब जिम्मेदारी आ गई है, इस क्षेत्र में और भी आगे काम किया जा सकता है, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो विचार मेरे मन में आया है वो लोगों के भी मन में आए जी। तो एक बड़ा परिवर्तन इस माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो और सबका अपना एक इंटरेस्टेड एरिया होता है, तो मेरा पर्यावरण है, तो इसलिए मैं इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा अनुराग जी, आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या चुनौतियां रहती हैं पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य में? देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए चुनौती तो सबसे ज्यादा यही रहती है कि लोग जागरूक कम। पर्यावरण कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरा जिम्मेदारी है। पर्यावरण को लेके आज देश भर में हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पर्यावरण को अगर मैं किसी व्यक्ति से कह दूं कि पर्यावरण के लिए काम करना है तो पहले तो उसके मन में आता है कि हमारा काम नहीं है, ये फालतू का काम है, ये काम मैं क्यों करूं, मेरे पास बहुत हजार काम है। लेकिन उस व्यक्ति को ये जानना पड़ेगा कि वो पर्यावरण मेरा काम नहीं है। पर्यावरण यहाँ इस धरती पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि उसकी संरक्षण करे। हम सतत विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप सोचिए कि जब आप अपने घर के आसपास देखती होंगी जितने सारे पेड़ थे, क्या उतने पेड़ बचे हैं वहां पे? नहीं बचे होंगे, कुछ डेवलपमेंट के नाम पे कट गए होंगे। तो जो आपकी पीढ़ी ने आपको जितने पेड़ दिए थे, मान के चलिए कि 10 पेड़ आपके पीढ़ी ने दिए, आपके पूर्वजों ने 10 पेड़ आपको दिया, आप जब जा रही हैं तो आप अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को कितना पेड़ दे रहे हैं? तो ये प्रत्येक व्यक्ति का काम है और ये चुनौती इसमें यही रहती है हम लोगों की, लोगों को समझाने में। जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है, उसके मन में बात बैठ जाए, केवल पर्यावरण को संरक्षण करने का काम पेड़ लगा देना नहीं, हम पेड़ लगा के छोड़ जाए, हट जाए, या पेड़ लगा दिए, हम 10 पेड़ लगा दिए तो पर्यावरण पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया। इससे मामला हल होने वाला नहीं है। पर्यावरण सबकी जिम्मेदारी है। हम जितना पौधा लगा के उसको संरक्षित करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास जितने भी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं वो सब एक सर्कल है, उसमें सबको एक ठीक प्रकार से करने का सबका जिम्मेदारी है। और इस बात को जितने जल्दी समझा देना है, लोग अवेयर हो जाए, तो हम जैसे लोगों की या और जैसे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उनको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसा आपने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, तो ये तो आपका एक ख्याल हो गया, एक थॉट हो गया। तो इसको आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए भी क्या कुछ ऐसे आयोजन किए जाते हैं? अभी देखिए, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि 5 जून को कार्यक्रम है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में एक सामाजिक संस्थान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ शहर के लगभग जो भी सामाजिक संस्थान है वो बैठ के और बातचीत करके पर्यावरण के लिए अपना एक दिन का समय वो देंगे, पर्यावरण पे चिंतन करेंगे। तो उसके लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो भारत का यूथ है जिसको अभी जेनजी कहते हैं, सब ज्यादातर जेनजी है, जेनजी की संख्या ज्यादा है, उस तक अगर बात हमारी पहुंच गई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर उसको और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप सोशल मीडिया पर भी देख रही होंगी बहुत सारे कंटेंट बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं और ये अच्छी बात है जी। अभी मैं आपको उदाहरण दूं कि बस्ती बगल में ही है, बस्ती का एक युवक है आकाश गुप्ता, उसने 3-4 लोगों को इकट्ठा करके, वहाँ मनोरमा नदी है जो अयोध्या से निकलती है, अयोध्या के बगल से मनोरमा नदी निकलती है, वहीं भगवान राम का उसी नदी के किनारे वो राजा दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ किए थे और वो नदी सोचिए सतयुग में कितनी पवित्र रही होगी कि वहां उस स्थान को चुना गया और आज वो नदी अपने विलुप्ति के कगार पे है, गंदी हो चुकी है, काई है, उसमें बहुत सारे
उसमें गंदगी है और उस युवक ने ठाना है कि हमको इस नदी को साफ करना है, मैं शिकायत नहीं करूंगा, इस नदी को ठानूंगा, 4-5 लोगों की एक अच्छी टीम बना के, और उसका परिणाम जब निकलता है, जब नदी देखते हैं कि लोग 100 मीटर 50 मीटर साफ हो गई, तो गाँव वाले भी साथ देने के लिए आते हैं। अभी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वीडियो क्लिप के बारे में, उस लड़के के बारे में चर्चा किया है। तो जब हम कुछ अच्छा करते हैं और समाज में अगर आ रहा है तो लोग सीखते हैं। अब हो सकता है कि उस आकाश से कई लोग प्रेरणा लेके अपने गांव का तालाब साफ करें या अपने आसपास की जो भी गंदगी हुई चीजें हैं उसको साफ करें। जी। अच्छा अनुराग जी, जब हम बात कर रहे थे तो बात हुई प्लास्टिक की। ये काफी समय से प्रयासरत है हमारी सरकार भी कि इस पर रोकथाम लगाई जाए, तो क्या इतने प्रयास कुछ रंग ला रहे हैं? किस हद तक क्या रोकथाम हो पाई है प्लास्टिक के यूज पर? देखिए, बहुत तो नहीं आ पाया, क्योंकि जानते तो हम सभी है कि वो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। पर्यावरण के लिए देखिए कितना खतरनाक है कि वो माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी में आ रहा है। अभी एक एग्जैक्ट मुझे वो आर्टिकल नहीं याद आ रहा है, उस आर्टिकल में था कि आने वाले समय में इन फ्यूचर प्लास्टिक हमारे डीएनए में हो जाएगा। वो इतना नुकसान पहुंचा रहा है, माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे एक ब्लड में जा रहा है। फिर वो आने वाले समय में, अभी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों में इसका खतरा देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक पे हम बात करें, देखिए लोग जागरूक तो हो रहे हैं, घर से लोग झोला लेके भी निकल रहे हैं कि लेके जाएंगे सब्जी, लेकिन वो झोला लेके जा रहे हैं, फिर टमाटर को भी उसी पॉलिथीन में ले रहे हैं, उसी प्याज को उसी में ले रहे हैं, हरी मिर्च ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं तो उसी प्लास्टिक में ले रहे हैं। यहाँ तक कि खाने की चीजें लोग प्लास्टिक में लेके आ रहे हैं। अब आप सोचिए उतना प्लास्टिक जाएगा कहाँ? हम अपने कूड़ेदान, उसका प्रोसेस देखिए, हम वहां से खरीद के लेके आए, अपने कूड़ेदान में फेंके, वहां से सड़क पे फेंके, डस्टबिन में दिए, वो कचरा इकट्ठा होके गया, फिर वो कहाँ गया? वो भी एक जगह स्टोर हुआ होगा। अगर उसको जला दिया गया, जलाने में भी वो कितना जहरीले गैसों को छोड़ता है जो पर्यावरण के लिए कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम उसको पानी में फेंक दिए तो पानी में नहीं सड़ेगा, वो कहीं जाके इकट्ठा होगा, जमेगा, नदियों को, नालों को ब्लॉक करेगा, या सड़क पे जो जानवर घूम रहे हैं वो जानवर खा लेंगे, उनकी मृत्यु होती है। हम ना उसको मिट्टी में डाल दिए तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको कमजोर कर रहा है। जी। तो लोगों को इसमें अवेयर होने की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार या कोई इस प्रकार की चीजें प्लास्टिक को खत्म कर पाएंगे। और लोग कहते हैं, कहीं कहीं बातें आती हैं कि प्लास्टिक बनना बंद हो जाए तो उसका यूज भी बंद हो जाएगा। जी। लेकिन आप एक प्रकार से ये भी बात सोचिए कि जो पहले के समय में जो टीवी आती थी, पीछे डब्बे की तरह रहता था, अब वो टीवी लोग यूज करते हैं क्या? नहीं। अगर आज वो कंपनियां टीवी बना रही हो तो लोग खरीदेंगे क्या? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोग अपग्रेड हो चुके हैं, वो दूसरी चीजों पर निर्भर हो चुके हैं। तो जब तक व्यक्ति स्वयं के अंदर अपना बदलाव नहीं ला पाएगा, वो दूसरी चीजों पर निर्भर नहीं हो जाएगा। तो आप बेचते रहिए प्लास्टिक, हमको नहीं, हम यूज ही नहीं करेंगे। जी, ये फैक्ट है, समझने वाली बात है। अच्छा अनुराग जी, जैसा अभी आपने उस युवक की बात बताई जिन्होंने मनोरमा नदी की सफाई की है, अभी इतने कार्यकाल में तो आपने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे, कोई और इस युवक की तरह और कोई ऐसा उदाहरण जो आपके सामने आया हो जिसको देखकर आप मन में बहुत खुशी हुई हो कि हाँ, युवा इस चीज के लिए चिंतित हैं, कुछ सोच रहे हैं? अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही देवरिया के हैं, हिमांशु जी हैं जी, युवा हैं, हम लोगों के ही उम्र के होंगे, हमसे 1-2 साल वर्ष बड़े होंगे वो, और उन्होंने ठाना है कि वो प्रत्येक रविवार संडे फॉर सोसाइटी नाम से वो अपना कार्यक्रम करते हैं और प्रत्येक रविवार को वो पौधे लगाते हैं। वो चाहे जहाँ रहे, चाहे जिस स्थिति में रहे, और रविवार को उनको पौधा लगाना है तो लगाना है। और इस कार्य को लेकर शुरुआत में तो बहुत ज्यादा स्वीकार्यता नहीं थी, लेकिन आज देवरिया में हिमांशु जी का एक अच्छा नाम है पर्यावरण को लेकर, और बड़े बड़े मंचों पर भी उन्हें बुलाया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है, उनके अनुभवों को लिया जाता है। जी जी। अच्छा अनुराग जी, क्या वजह है पर आज ही ने पर्यावरण को संरक्षण को लेकर काफी समय से मुहिम चलाई जा रही है, पर फिर भी पेड़ों को काटना भी जारी है। अभी हम देखेंगे, जैसा आपने कहा कि पहले हमारे आसपास जितने पेड़ थे अब वो नहीं है, चाहे वो विकास के नाम पे पेड़ कट रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण प्रॉपर तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा। क्या वजह है इसकी, समझ में आती है आपको? देखिए, उसकी वजह है कि आप पेड़ काटिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप पेड़ काटिए, लेकिन आप देखिए ना कि एक व्यक्ति पर कितने पेड़ों की आवश्यकता है जी। आज अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में भारत के अंदर एक व्यक्ति पे 7 से 9 पेड़
की आवश्यकता है जी। और उस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए तो पेड़ आपके पास नहीं है। सड़क बनता है, सड़क के किनारे थोड़ी दूर पे पौधे लग जाते हैं जी। वो बड़े हो गए 10 साल 15 साल 20 साल में वो थोड़ा सा मैच्योर हुए, फिर लगता है कि आबादी बढ़ गई, अब सड़क को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, फिर उन्हीं पेड़ों को काट दिया जाता है। अगर जो सरकार है, जो निर्माण कार्य करने वाले लोग हैं, वो देखें कि अगर आने वाले हम 10 साल का क्यों लेके चले, हम आगे 50 साल की चीजों को लेकर चले। आप सोचिए अगर 50 साल की कल्पना करते हुए उस पेड़ को उतनी दूर पे लगाया गया होता तो 50 साल में वो पेड़ कितने बड़े हो गए होते और उनको काटना भी नहीं पड़ता। हम एक पेड़ तो काट देते हैं, हम कहते हैं कि एक पेड़ काटो तो 100 पेड़ लगाओ, लोग लगा भी देते हैं। तो आप बताइए क्या एक पेड़ जो एक पेड़ हरा भरा मैच्योर पेड़ है वो कट गया और उसकी जगह ये 100 पौधे जो लगेंगे छोटे छोटे, ये उसकी भरपाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जितना कार्बन वो एब्जॉर्ब करता था, जितनी उसकी आयु थी, जितने उस पे फल लगते थे, जितने उस पे चिड़िया और छोटे छोटे जानवर, कई सारे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो कीड़े होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन उस पौधे पर, उस पेड़ पर वो आश्रित रहते हैं। ये एक चक्र है पर्यावरण का, वो डिस्टर्ब होता है। अब वो छोटा पौधा लग गया, 15 साल में 20 साल में थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर क्या गारंटी है कि वो 50 साल 100 साल जिएगा? हम उसको नहीं काटेंगे। जी जी बिल्कुल। पेड़ काटना तो जो काट रहे हैं, तो पेड़ जो हम लगा रहे हैं उसके बारे में सोचना होगा कि अगर हम इस जगह पे पेड़ लगा रहे हैं तो आने वाले 10 साल में या 20 साल में इस जगह की स्थिति क्या होगी और इस पेड़ की स्थिति क्या होगी। अगर हम इसको ध्यान में रख के पौधे लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि पेड़ काटना गलत होगा। जी। अच्छा अनुराग जी, अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो सिर्फ पेड़ों की कटाई की ही बात क्यों करें? अभी जैसे लगातार आप देख रहे होंगे, पहले जहाँ तक मैं जब छोटी थी तो हमारे शहर में इतनी 4 पहिया नहीं हुआ करती थी, कार नहीं होती थी। अभी आप सड़क पे निकलिए तो धड़ल्ले से आपको ऑटो है, कार है मिल रही है और धुआं लगातार निकल रहा है उनसे। उस पे रोकथाम के लिए कभी क्या कोई विचार आया आपके मन में? देखिए, पर्यावरण को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले जो आम नागरिक है जी, आम लोगों को ही उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने बताया आपको कि इस पृथ्वी को अपनी माँ माननी पड़ेगी जी। माँ कहते तो हैं कि धरती मेरी माँ है, डायलॉग बोल देते हैं फिल्म का कि ये धरती मेरी माँ, ये मातृभूमि है, सुबह उठ के हम इसको प्रणाम करते हैं, लेकिन मानते नहीं है। आज का युवा भारत को अपनी माँ मानता है, धरती को अपनी माँ मानता है, लेकिन केवल कहता है, मानता नहीं है। जी जी। तो ये भाव कैसे कोई एक तरकीब, कोई एक ऐसी चीज आपके दिमाग में आती है कि ये चाहे हम व्यक्तिगत तौर पे करें या चाहे सरकारें वो नियम लागू करें, कोई ऐसा विचार कभी मन में आया? देखिए, सरकारें, मैं आपसे बताया ना कि सरकारें उन नियम को लागू नहीं कर सकती और वो कर भी नहीं पाएंगी, क्योंकि अगर आपको दुनिया के मुकाबले अगर आपको रेस करना है तो आप उस हिसाब से नहीं चल पाएंगे। लेकिन जब तक वहाँ के लोग इस चीज के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जैसे कम दूरी है तो हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, हमको बेइज्जती लगती होगी, लेकिन अभी जब वर्तमान समय में डीजल की महामारी आई, पेट्रोल की महामारी आई, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि इसका कम, तो चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, दिखावे के बहाने सब साइकिल पर आ रहे हैं और साइकिल पे फोटो खिंचा के बढ़िया सेल्फी ले रहे हैं। बिल्कुल। तो हमको कम दूरी, जैसे हम कम दूरी का उपयोग कर रहे हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, हमारा खुद का एक्सरसाइज होगा, हम साइकिल चला सकते हैं, लेकिन हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, लेकिन हम साइकिल पे नहीं चलेंगे। जी जी। मॉर्निंग वॉक पे भी लोग जाते हैं तो बाइक से जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करके फिर वहां से वापस चले आएंगे। लोगों को समझना पड़ेगा, छोटे छोटे जगहों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना पड़ेगा। और समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं पर्यावरण को लेकर, अगर आप उस पर बात करेंगी तो मुद्दे खत्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन जो पहल हम सोचते हैं कि ये सरकार करे या अगला व्यक्ति करे, वो पहल अगर हम खुद से करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें ज्यादा समय तक चलेंगी और जल्दी समाप्त हो जाएंगी। अगर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाए कि हम धरती को अपनी माँ मानते हैं तो इस पे गंदगी नहीं फैलाएंगे, उचित जगह पर ही कूड़े को फेंकेंगे। सोचिए, सरकार को आगे बताना पड़ता है कि गीला कचरा आपको कहाँ फेंकना है, सूखा कचरा आपको कहाँ फेंकना है। बिल्कुल।
यही अगर हम विदेशों में जाते हैं तो हम कहते हैं वो देश बहुत साफ सुथरा है, वहाँ हम सेल्फीज लेते हैं, फोटोज लेके आते हैं, लेकिन अपने शहर में, अपने देश में उस नियम को नहीं अपनाते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था लाल किले पर, तो उन्होंने कहा था कि हम अभियान लाएंगे स्वच्छ भारत मिशन, जी, भारत की साफ सफाई करेंगे। तो लोगों ने ताली बजाई, और अच्छी बात है ताली बजाई, लेकिन बात को समझना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि हम भारत को साफ करेंगे, जी, अगर मैं बोलूं कि इस कुर्सी को मैं साफ करूंगा तो इसका मतलब ये कुर्सी गंदी है। जी, ये कितनी कष्टकारी विषय है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम भारत को साफ करेंगे, इसका मतलब भारत अभी गंदा है। जी, लेकिन भारत की जनता जागरूक है, उस मिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, और जो भी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, अगर उसको सही दिशा दिया जाए, पर्यावरण एक एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं थोपना चाहिए, उसको एक बताइए कि ये आपका परिवेश है, आपको यही रखना है। आपको हम केला खा के छिलका गाड़ी का शीशा डाउन करके बाहर नहीं फेंकेंगे, हम उसको रखे रहेंगे जहाँ उचित स्थान रहेगा, हम उसको वहीं फेंकेंगे। जी, जी, वो भाव जब तक, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, प्रत्येक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि शुरुआती दौर में ही हम बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, प्रेम करना सिखाएं उससे, पर्यावरण से, तो वो गंदा नहीं करेगा और वो धीरे धीरे चीजें सुधर सकती है। ये शुरुआत प्रति व्यक्ति ही हो सकती है, वो आप परिवार में अपने नियम में लाइए, या जैसे हमारे माननीय मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो टिश्यू पेपर यूज करते हैं और फिर उसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल। खैर अनुराग जी, बातें तो जैसा आपने कहा कि मंच पे बैठ के बातें करना ये एक दूसरी चीज है, उसको व्यवहारिक जीवन में लाना एक दूसरी बात है। तो ऐसी बातें होती रहेंगी, सभाएं होती रहेंगी। अभी आगामी 5 जून को, जैसा कि हम जान रहे हैं, पर्यावरण दिवस मनाएंगे और बहुत सारी सभाएं होंगी, बहुत बातें होंगी फिर भी। लेकिन जैसा कि आपको देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, आप जैसे और भी कई युवा जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए जुड़े हुए हैं, उम्मीद करती हूँ कि हमारा पर्यावरण जल्द ही बहुत स्वच्छ और आकाश साफ सुथरा और हमें वैसी ही स्वच्छ वायु मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम पर्यावरण को ना गंदा करना छोड़ दें, जी, हम उसको गंदा करना केवल छोड़ दें, मैं उसको साफ सफाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम केवल गंदा करना उसको छोड़ दें, तो पर्यावरण अपने आप को साफ कर लेगी। प्रकृति में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है उसके अंदर कि वो अपने आप को साफ करने के लिए प्रेरित रहती है और अपने आप को कर लेगी। बस हमको आपको करना है कि गंदा करना उसको छोड़ देना। जी, जी, दूषित ना करें, वो अपने आप को साफ कर लेगी। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, यहाँ आने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, अपना एक माध्यम से पर्यावरण के विषय, गंभीर विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनुराग जी, जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के कार्यकर्ता हैं। इसी तरह शहर की किसी अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी, रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा, झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।